हिंदी भाषा के विकास में व्यक्तियों और संस्थाओं का योगदान, ऐसा आपका टॉपिक है। तो जैसे हम सभी लोगों को पता है कि एक इतिहास जुड़ता है और जिस इतिहास के कारण ही हिंदी भाषा का विकास हुआ। जैसे कि स्वातंत्र्य काल में शुरू किए गए राष्ट्रभाषा प्रचार के आंदोलन के इतिहास को हम साधारणतः 4 कालखंडों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि 18वीं सदी के अंत तक भारत में मुस्लिम शासन के मुकाबलों में ब्रिटिश की सत्ता जमने लगी थी। देखिए, जैसे 18वीं सदी की बात यदि हम लोग करते हैं तो मुस्लिम शासन भी उस समय में था और मुस्लिम शासक के साथ साथ ब्रिटिश की सत्ता भी वहां पर थी। लेकिन मुस्लिमों के आक्रमण से पहले ब्रिटिश सत्ता ने अपना कार्य वहां पर करना शुरू कर दिया था। और ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रीय भावना के प्रचार के लिए विदेशी शासन के खिलाफ जन आंदोलन का इतिहास 1818 से लिया जाता है। विदेशी शासन के खिलाफ जन आंदोलन यदि बताया जाता है तो कहीं ना कहीं उन सभी के मन में, माइंड में, जैसे कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, डॉक्टर निर्मला श्रीवास्तव जी हैं, पंडित नेहरू, मोहन मालवीय, इन महात्मा गांधी, इन सभी लोगों ने जैसे स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने अपने प्रयास किए, ठीक उसी प्रकार राष्ट्रभाषा प्रचार के रूप में भी उन्होंने अपना कार्य किया। तो जब राष्ट्रभाषा प्रचार का संगठित रूप से प्रयत्न नहीं हुआ था, बल्कि राष्ट्रीय और सामाजिक मंच पर से एक राष्ट्रभाषा की केवल आवश्यकता बताई जा रही थी। एक और भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न किए जा रहे थे, तो दूसरी ओर राष्ट्रभाषा के लिए, जिनमें लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय जैसे राजनीतिक नेता तथा केशव चंद्र सेन, डॉक्टर भांडवलकर आदि सामाजिक नेता अपने अपने मंच से जनता का ध्यान इस महत्वपूर्ण बात की ओर आकर्षित कर रहे थे। कितनी महत्वपूर्ण बात है बेटा, देखिएगा, क्लियर हो रहा है आपको, समझ में तो आ रहा है? ओके। देखिए, हमें हिंदी के प्रचार प्रसार में खानदेश के साहित्यकारों के योगदान को देखना है, लेकिन उसके पूर्व हिंदी भाषा के विकास में व्यक्तियों और संस्थाओं का जो योगदान है, उसकी पार्श्वभूमि के रूप में आपको ये पूरा टॉपिक आज पढ़ना है। आज का टॉपिक यदि आपको समझ में आ गया तो आगे आने वाले जितने भी साहित्यकार हैं, मुवल शाह, शंकर पूर्ण तांबेकर, तेजपाल चौधरी जी, पीताम्बर सरोदे जी, विश्वास पाल, इन सभी को आप लोग समझ पाओगे, है ना? तो देखिएगा कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रभाषा प्रचार के आंदोलन की, तो सर्वसाधारण तौर पर 18वीं सदी से यदि हम लोग अपने राष्ट्रभाषा के इतिहास को स्टार्ट करते हैं तो वहां का जो समय था वह भारत के मुस्लिम शासन का था। और जैसे कि भारत का मुस्लिम शासक था, ठीक वैसे ही ब्रिटिश शासक ने अपनी सत्ता जमानी शुरू कर दी थी। और ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रीय भावना के प्रचार के लिए विदेशी शासन के खिलाफ आवाज उठाना एक महत्वपूर्ण कार्य था। और जैसे कि अभी आपको बताया कि एक और भारतीय स्वतंत्रता के लिए जैसे प्रयत्न किए जा रहे थे, तो दूसरी ओर राष्ट्रभाषा के लिए भी प्रयास किए जा रहे थे। और उनमें लोकमान्य तिलक थे, पंडित मदन मोहन मालवीय थे, महात्मा गांधी जी थे। और ऐसे समय में राजनीतिक नेताओं के तौर पर केशव चंद्र सेन, डॉक्टर भांडवलकर आदि सामाजिक नेता अपने अपने ढंग से, अपने अपने मंच से जनता का ध्यान इस महत्वपूर्ण बात की ओर आकर्षित कर रहे थे। जैसे राष्ट्रभाषा का महत्व कैसा है वो उसे प्रतिपादित कर रहे थे। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? ओके। तत्कालीन समय में फिर 18वीं सदी के तत्कालीन समय में भाषा के क्षेत्र में दो बातें सामाजिक कार्यकर्ताओं के सामने थी। एक थी एक तंत्र स्वभाषा की उन्नति करना, उसे अपने प्रदेश में होने वाले सभी व्यवहारों का माध्यम बनाना। देखिए, पहली चीज तो यह थी कि दो महत्वपूर्ण बातों की ओर इन सभी लोगों ने अपने प्रयास किए। तो पहला प्रयास उनका कौन सा था कि स्वभाषा की उन्नति करना, मतलब अपनी जो स्वभाषा है ना, जैसे अपनी हिंदी स्वभाषा है, तो इस स्वभाषा की उन्नति करना और उसे अपने प्रदेश में होने वाले सभी व्यवहार, जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि बोली जब भाषा बनती है तो उसके लिए अन्य कारण होते हैं, जैसे साहित्यिक क्षेत्र में अपनाई जाती है, राजनीति के क्षेत्र में अपनाई जाती है, व्यापार के क्षेत्र में अपनाई जाती है, धर्म के क्षेत्र में अपनाई जाती है। तो यही दृष्टिकोण उन लोगों का था कि स्वभाषा की उन्नति करना और उसे अपने प्रदेश में होने वाले सभी व्यवहारों का माध्यम बनाना।
दूसरा तंत्र उनका यह था कि जहां तक हो सके वहां तक अंग्रेजी का प्रभाव कम करना भाषिक आंदोलन का मुख्य कार्य था। देखिए, महत्वपूर्ण दो तंत्र यहाँ पर अवलंबित किए गए। पहला तंत्र उनका कौन सा था? पहली चीज उनकी यह थी कि अपनी स्वभाषा को आत्मसात करना और अपने जितने भी कार्य हैं उतने सारे कार्य हमारे स्वभाषा में ही प्राप्त हो, ऐसा सभी को बताना। और साथ ही में धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, अम, और शिक्षा के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में लगभग भाषाओं को, स्वभाषा को आत्मसात करना और जो पराई भाषा के रूप में आई हुई अंग्रेजी भाषा है, तो उस अंग्रेजी भाषा का प्रभाव कम करना। स्वभाषा और राष्ट्रीय शिक्षण के आंदोलन की लहर, अब ये जो कार्य था ये लगभग पूरे देश में फैल रहा था। उसकी गति इस शताब्दी के आरंभ में होने वाले राजकीय आंदोलनों के कारण बढ़ रही थी और उत्तर भारत में खासकर इस आंदोलन का जोर था। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए बंगाल के बड़े बड़े नेताओं ने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित कर ली और संपूर्ण बंगाल में अनेक विद्यालयों की स्थापना की। इन विद्यालयों में मातृभाषा के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान की जाती थी। देखिए, अंग्रेजी प्रशासन अपना कार्य कर ही रहा था। अंग्रेजी प्रशासन ने अपने अपने कार्य की अनुरूप अपनी भाषा को, अपने धर्म को, ईसाई प्रचार प्रसार के संदर्भ में उन्होंने अपना अपना कार्य कर ही लिया। लेकिन जब ये सारी चीजें जब उनको पता चल गई, जैसे हमारे राजनेताओं को पता चल गया कि यह इस प्रकार का दुस्साहस कार्य कर रहे हैं, तब उन सभी लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाने का कार्य किया। तो पहला आवाज उन्होंने ऐसा उठाया कि जैसे स्वभाषा को आत्मसात किया जाए और स्वभाषा को पूरे व्यापार और व्यवहार के रूप में आत्मसात किया जाए, और दूसरे रूप में अंग्रेजी भाषा को पूरी तरीके से बर्खास्त किया जाए। अंग्रेजी का प्रभाव सब जनमानस तक जो फैला हुआ है उसके प्रभाव को कम कर दिया जाए। और फिर यह लहर पूरे देश में फैल रही थी और इस शताब्दी के आरंभ होने वाले सभी राजकीय आंदोलनों के कारण यह जो उत्तर भारत में बढ़ रहा था आंदोलन, यह राष्ट्रीय शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण हुआ और खास तौर पर बंगाल के बड़े बड़े नेताओं ने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना भी की। संपूर्ण बंगाल में अनेक विद्यालयों की स्थापना की और इन विद्यालयों में मातृभाषा के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान की जाती थी। जैसे कि हम यदि बात करते हैं अपने महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की मराठी भाषा कौन सी, महाराष्ट्र की मातृभाषा कौन सी है? तो मराठी है। तो देखिएगा कि जितने भी जेडपी के स्कूल होते हैं उन सभी स्कूलों की मातृभाषा मराठी होती है लगभग, है ना। और यदि हम लोग मध्य प्रदेश में चले जाते हैं तो मध्य प्रदेश की जो मातृभाषा है वो हिंदी है, उत्तर प्रदेश की हिंदी। तो जैसे जैसे उन्होंने अपना प्रचलन कार्य शुरू कर दिया, तो शिक्षा का जो दायरा था वह अपनी मातृभाषा में बढ़ना चाहिए, ऐसा इन सभी राजनेताओं का कहना था। यहाँ तक समझ में आया आपको? क्लियर तो हो रहा है बेटा? आपकी आज्ञा हो तो हम लोग आगे बढ़े। बेटा हमारी आवाज क्लियर आ रही है आपको? आप लोग बोलते जाइएगा बेटा, जब तक आप लोग बोलते नहीं हो हमें पता नहीं चलता है, प्लीज। ओके, थैंक यू। अंग्रेजी प्रशासन के साथ हिंदी गद्य का आविर्भाव हुआ। देखिए ना, जैसे जैसे अंग्रेजी प्रशासन का दौर बढ़ता गया वैसे हमारी हिंदी गद्य का भी आविर्भाव बढ़ता गया। अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। दोस्तों, आपको एक एकोत्तरीय प्रश्न मंजूषा में प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों ने अपना स्वार्थ दिखाने के लिए, अपना स्वार्थ निकालने के लिए किस जगह पर कौन से कॉलेज की स्थापना की? तो आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर, विच इज द करेक्ट आंसर? बोलते जाइए बेटा, हम कैसे समझे?
क्लासरूम में एकाध तो व्यक्ति। हाँ जी। क्लासरूम में कम से कम एकाध व्यक्ति को जागरूक रहना पड़ेगा बेटा। आप लोग सब ऐसे चुप्पी साधे नहीं बैठ सकते। एक व्यक्ति कम से कम प्रातिनिधिक तौर पर कोई तो व्यक्ति होगा जो बात कर पाएगा। हमारी आवाज को तो सुन रहे हो आप? कविता, हमारी आवाज आवाज तो आ रही है बेटा आपके पास? अच्छा, आपका नेट का प्रॉब्लम है, बाकी लोगों का नेट प्रॉब्लम नहीं है ना? अरे बाबा, आप में से कोई बात करेगा? हमें आगे बढ़ना है। ओके, ठीक है। अंग्रेजी प्रशासन के साथ, जैसे कि हम सभी को पता है, हिंदी गद्य का आविर्भाव हुआ और अंग्रेजों ने अपनी सुविधा और स्वार्थ के लिए कलकत्ते में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। आपको एक उत्तरीय प्रश्न मंजूषा में प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी प्रशासन ने अपना स्वार्थ निकालने के लिए कौन सी जगह पर कौन सा कॉलेज खोला? कलकत्ते में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना उन्होंने की और फोर्ट इस कॉलेज के खुलने से हिंदी गद्य के विकास के नए दरवाजे खुल गए। फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यक्ष जॉन गिलक्रिस्ट की प्रेरणा से वहां हिंदी अध्ययन और अध्यापन की व्यवस्था हुई। सवाल ऐसा किया जा सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यक्ष कौन थे? जॉन गिलक्रिस्ट थे, ध्यान में रखिएगा। और वहां उन्होंने हिंदी अध्ययन और अध्यापन, मतलब आपको पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है, तो ऐसा दोनों का कार्य वहां पर हिंदी भाषा में होगा, ऐसी व्यवस्था जॉन गिलक्रिस्ट ने की। 11वीं शताब्दी के आरंभ में खड़ी बोली हिंदी गद्य लेखन का सूत्रपात करने का श्रेय जो है वह चार महानुभावों को दिया जाता है। जैसे कि देखिएगा कि चार महानुभावों कौन से हैं, आपको सवाल और एक रूप में पूछा जा सकता है कि हिंदी खड़ी बोली का गद्य लेखन का सूत्रपात करने का श्रेय किन चार महानुभावों को दिया जाता है? मुंशी सदासुखलाल, इंशाला का, लल्लूलाल और सदल मिश्र। आपके पास कॉपी है, आपके पास पेन है, आप लोग लिख लीजिएगा। मुंशी सदासुखलाल, इंशाअल्लाह खां, लल्लूलाल और सदल मिश्रा, इन चार महानुभावों ने 11वीं शताब्दी में खड़ी बोली को आगे बढ़ाने का गद्य लेखन का सूत्रपात किया। हिंदी का यह सौभाग्य है कि उसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह जैसे राजाओं का सहयोग तथा समर्थन भी प्राप्त हुआ। राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में सरकारी अधिकारी थे और बनारस अखबार के द्वारा उन्होंने हिंदी प्रचार का कार्य भी किया। तत्कालीन प्रतिकूल परिस्थितियों ने इसके प्रयत्न से हिंदी के स्कूलों में बहुत बड़ा स्थान मिला। हिंदी के हिमायती राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी के द्वारा हिंदी का प्रचार किया। उन्होंने संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद हिंदी में प्रस्तुत किए। स्वामी दयानंद सरस्वती दोनों राजाओं के समकालीन थे। मतलब दोनों राजा, कौन से दोनों राजा? जैसे राजा लक्ष्मण सिंह हमने आपको बताया है ना, और राजा शिव प्रसाद हिंद, इन दोनों राजाओं के वो समकालीन रहे। मतलब इन दोनों राजाओं के साथ साथ स्वामी दयानंद सरस्वती रहे। तो इन्होंने धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राष्ट्रीय क्षेत्र में अद्वितीय सेवा की। ऐसे में 7 अप्रैल 1875 में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, कब की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। और कब की? तो 7 अप्रैल 1875 में स्थापना हुई। यहाँ तक क्लियर हुआ? वेरी गुड। आर्य समाज का आधारभूत ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना उन्होंने हिंदी में की, जिसका अध्ययन आर्य समाजियों के लिए एक आवश्यक बन चुका था। इसी कारण
धर्म के क्षेत्र में धार्मिक श्रद्धा के कारण ही क्यों न हो, हिंदी का अध्ययन होने लगा। कितनी बड़ी बात स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कर दी। देखिएगा कि जैसे हमने आपको बताया कि राजा लक्ष्मण सिंह के साथ रहे और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के साथ हो रहे, और यदि हम मानते हैं कि इन्हीं दो राजाओं के कारण हिंदी का हिंदी के स्कूलों का या बनारस अखबारों के जरिए हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ। और देखिएगा कि 7 अप्रैल 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना भी हुई। और जैसे कि आप सभी को पता है कि आर्य समाज का आधारभूत ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। आपको ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि आर्य समाज का आधारभूत ग्रंथ कौन सा है। नीचे अलग अलग ग्रंथों के नाम दिए जाएंगे, तो आपको याद रखना पड़ेगा सत्यार्थ प्रकाश है। और सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में ही की, जिसका अध्ययन आर्य समाजियों के लिए आवश्यक बन गया। और इस कारण धर्म के क्षेत्र में धार्मिक श्रद्धा के कारण ही क्यों न हो, हिंदी का अध्ययन होने लगा। 11वीं सदी के आरंभ में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब देखिएगा, और एक सवाल आपको पूछा जा सकता है बेटा, यहाँ पर सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय ने हिंदी को बढ़ाने के लिए 11वीं सदी के आरंभ में कौन से समाज की स्थापना की। फिर आर्य समाज भी हो सकता है, ब्रह्म समाज भी हो सकता है। ध्यान में रखिएगा करेक्ट आंसर, व्हिच इज द करेक्ट आंसर? व्हिच इज द करेक्ट आंसर? कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है इसमें? 11वीं सदी के आरंभ में राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की? बोलिए। जानबूझकर आपके सामने हमने वो पीपीटी नहीं रखी है, क्योंकि पीपीटी के साथ हमेशा हम बात करते हैं तो भी हम लोग बात नहीं कर पाते हैं। बता पाएंगे बेटा आप में से कोई? इतनी चुप्पी साधोगे तो लेक्चर हमारा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। कविता, वैशाली, उजाला। उजाला नहीं जुड़ी क्या आज? क्यों नहीं जुड़ी है? हाँ जी। विद्या आ गए? अच्छा। अरे तो जो है बेटा, जो भी है तो आप लोग तो बताइए, मेरा सवाल आपको समझ में आया? 11वीं सदी के आरंभ में राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की? हाँ जी। ऑप्शन दो ही तो ऑप्शन है बेटा, कौन से ऑप्शन देंगे? एक ये बिटिया तो दिखाई नहीं दे रही है, मंगला करके कोई आई हुई है, लेकिन अभी तो मतलब कैसे हम उनको करें? नहीं है शायद, चली गई वो। हाँ, चलिए जाने दीजिए, आएगी तब पता चल जाएगा हमें। देखिए, हमने आपको बताया, इसके पहले भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ा कीजिएगा बेटा। जैसे आप सभी को पता है, इस पर आपको प्रश्न मंजूषा पूछी जाती है, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए बेटा, है ना? न कि आप लोग बस टाइम पास के लिए लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, तो दिस इज नॉट फेयर। आपको बहुत अच्छे से ध्यान देकर हर एक चीज को बारीकी से देखना है, समझना है ना? हमने आपको भी बताया कि जैसे 11वीं सदी के आरंभ में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की।
और इसके पूर्व हमने आपको बताया कि 7 अप्रैल 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। तो आपको एक उत्तरीय प्रश्न मुझे जैसे ही हम बताते हैं तो वैसे आपके पास कॉपी हो, आपके पास पेन हो, आप लोग तुरंत लिख लिया कीजिए कि मैडम ने ये सब चीजें कही है। एक दूसरे ने एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए लेक्चर्स के बाद कि नहीं मैडम ने आज ये बातें बताई, वो बातें बताई। और वैसे भी गूगल क्लासरूम पे डलवाई तो जाती है हमेशा लेक्चर्स आपके अपलोड होके, आप लोग नहीं देख पाते हो शायद उसे बाद में। तो देखिएगा कि 7 अप्रैल 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और आर्य समाज का एक आधारभूत ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। और सत्यार्थ प्रकाश में हिंदी में ही जिसका अध्ययन आर्य समाजों के लिए बिल्कुल आवश्यक बन गया। जैसे हम सभी हिंदुओं के घरों में श्रीमद् भगवत गीता होती है, ठीक वैसे ही आर्य समाजियों के घर में सत्यार्थ प्रकाश का होना नितांत अनिवार्य माना गया। और इस कारण धर्म के क्षेत्र में धार्मिक श्रद्धा के कारण ही क्यों न हो, हिंदी का अध्ययन तो जरूर होने लगा। और देखिएगा जैसे यहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अ, अपना योगदान किया हिंदी के अध्ययन के साथ। ठीक उसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में ही क्यों न हो, ये सारे लोग जुड़ते गए। तो 11वीं सदी के आरंभ में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। वेदांत और ब्रह्म ज्ञान का अर्थ जनता को समझाने के लिए उन्होंने वेदांत सूर्य का हिंदी में अनुवाद किया। 4 वर्ष बाद उन्होंने बंगदूत नामक पत्र में हिंद पत्र को हिंदी में ही निकाला, जिसके कारण उनके अनुयायी हिंदी को पढ़े, हिंदी को आत्मसात करें। और इस प्रकार बंगाल में और एक बार हिंदी प्रेमियों की संख्या बढ़ गई। और इन्हीं के विचारों को मानने वाले लोग अपना कार्य जो भी कार्य किया करते थे वह हिंदी में ही किया करते थे। और हिंदी प्रेमियों की संख्या बढ़ जाने के कारण पंजाब के सभी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने हिंदी पत्र पत्रिकाओं में अपना कार्य करना शुरू कर दिया, जिसमें हिंदी विभाग के शिक्षा विभाग का जो अधिकारी बाबू नवीन चंद्र राय था, उन्होंने शिक्षा प्रचार का मूल कार्य पत्र पत्रिकाओं के तौर पर हिंदी को बढ़ावा दिया। और जिस कारण हिंदी के लिए एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार हो गई। और ऐसे ही अवसर पर 1850 में आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता और भारतीय उत्थान के प्रतीक बाबू भारतेंदु का जन्म हुआ। यह तो संयोग की बात है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु जी के गुरु रहे। और भारतेंदु ने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अतिरिक्त मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू इन भाषाओं पर अधिकार कर लिया। भारतेंदु तो युगदृष्टा थे ही, वे जानते ही थे कि अंग्रेजों ने भारत की स्वाधीनता का अपहरण और आर्थिक शोषण किया है। और अंग्रेजी राग जो है वह सुख साज सजे सब भारी पैदन विदेश चली जात यही जितखवारी। वे कहते थे अपनी उन्नति के लिए स्वदेशी वस्तु को महत्व देना जरूरी है। और जिस कारण आप लोगों ने यदि 14 सितंबर का भाषण सुना था तो उस भाषण में सर ने भी कहा था कि जैसे भारतेंदु जी ने कहा हुआ है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। और निज भाषा की दृष्टि में उन्होंने कवि वचन सुधा, बाल बोधिनी जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया और साहित्यिक संस्था स्थापन की। देखिएगा हमने स्टार्ट किया बेटा 18वीं सदी के आंदोलन से, जहां पर मुस्लिम शासक था, मुस्लिम शासक के साथ साथ ब्रिटिश की सत्ता अपना कार्य जमाने लगी थी। और यह आंदोलन का इतिहास 1888 भी बताया जाता है। तो उस समय में राष्ट्रीय और सामाजिक मंच से जो प्रयत्न हमारे राष्ट्र जो राष्ट्रभाषा के लिए प्रयास किए जा रहे थे
वो प्रयास अत्यंत आवश्यक थे। और जिस कारण लोकमान्य तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे राजनीतिक नेताओं ने अपना योगदान देना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने केशव चंद्र सेन, डॉक्टर भांडलकर, सामाजिक नेता अपने अपने मंच से जनता का ध्यान इस महत्वपूर्ण बात की ओर आकर्षित कर रहे थे। इस समय में तत्कालीन समय कविता, हमारी आवाज आ रही है बेटा? कविता, हमारी आवाज तो आ रही है? हाँ। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि अंग्रेजी प्रशासन के साथ हिंदी का आविर्भाव हुआ, और ये जो आविर्भाव हुआ वह अंग्रेजी शासन के साथ साथ ब्रिटिश सत्ता, मुस्लिम शासक के साथ साथ ब्रिटिश सत्ता अपना कार्य करने लगी थी। और तत्कालीन समय में भाषा के क्षेत्र में दो बातें सामाजिक कार्यकर्ताओं के सामने थी। और पहली बात तो यह थी कि जैसे स्व भाषा की उन्नति करना और उसे अपने में स्वभाषा की उन्नति करना और अंग्रेजी का प्रभाव कम करना और भाषिक आंदोलन का मूल प्रयोजन था। अब देखिएगा कि जैसे मूल प्रयोजन उनका होने लगा था, जिस आधार पर हो रहा था, शिक्षा के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, तो कहीं न कहीं उन सभी लोगों ने अपना यह कार्य करना शुरू कर दिया कि स्वभाषा के माध्यम से ही वह अपना कार्य कर रहे थे। जैसे देखिएगा कि जो स्वभाषा थी, और उस स्वभाषा के कारण ही अपना हाथ चलाना शुरू कर दिया, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजों के प्रभाव के कारण भाषिक आंदोलन जो था, वह भाषिक आंदोलन राष्ट्रीय और शिक्षण के आंदोलन में अपनी लहर पूरे देश में आजमा रहा था। देखिए किस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं कि एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे अंग्रेजों के कारण हम सभी लोगों की एक उदात्त शैली को आत्मसात करते चले गए कि हम सभी लोगों ने बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा की परिषद का जब स्थापना वहां पर की गई, तो अनेक विद्यालयों में केवल अपनी मातृभाषा के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान की जाए, ऐसा उन सभी लोगों ने आत्मसात किया। अंग्रेजी प्रशासन के साथ हिंदी गद्य का आविर्भाव हुआ। अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कलकत्ते में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला, और इस कॉलेज के खुलने से हिंदी गद्य के विकास के नए दरवाजे खुल गए। फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यक्ष जॉन गिलक्रिस्ट की प्रेरणा से वहां पर हिंदी अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था हुई। 11वीं शताब्दी के आरंभ में खड़ी बोली हिंदी गद्य लेखन का सूत्रपात करने का श्रेय चार महानुभावों को दिया जाता है। पहले कौन से? तो मुंशी सदासुखलाल, ईशाल्ला खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। और हिंदी का ये सौभाग्य भी रहा कि उसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह जैसे राजाओं का सहयोग तथा समर्थन भी प्राप्त हुआ। राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग में सरकारी अधिकारी थे। बनारस अखबार के द्वारा उन्होंने हिंदी प्रचार का कार्य किया। तत्कालीन प्रतिकूल परिस्थितियों ने इनके प्रयत्न से हिंदी में के स्कूलों में स्थान मिला। हिंदी के हिमायती राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी के माध्यम से हिंदी का प्रचार किया। उन्होंने संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद हिंदी में प्रस्तुत कर दिए। और स्वामी दयानंद सरस्वती इन दोनों राजाओं के, मतलब राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह, इन दोनों राजाओं के समकालीन रहे। धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राष्ट्रीय क्षेत्रों में स्वामी दयानंद जी की हिंदी सेवा अद्वितीय रही। और ऐसे में 7 अप्रैल 1875 में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज का आधारभूत ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना उन्होंने हिंदी में ही
आवश्यक रूप में की, क्योंकि वह चाहते थे कि यह जो सत्यार्थ प्रकाश है, जिसका अध्ययन आर्य समाजियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया, और इस कारण धर्म के क्षेत्र में धार्मिक श्रद्धा के कारण ही क्यों न हो, लोग हिंदी का अध्ययन करें। और ऐसे समय में 11वीं सदी के आरंभ में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, और वेदांत और ब्रह्म ज्ञान का अर्थ जनता को समझाने के लिए उन्होंने वेदांत सूर्य का हिंदी में अनुवाद किया। 4 वर्ष बाद उन्होंने बंगदूत नामक पत्र हिंदी में ही निकाला। उनके अनुयायियों ने भी हिंदी को अपनाया, और इस प्रकार बंगाल में भी हिंदी प्रेमियों की संख्या बढ़ गई। हिंदी के विचारों को मानने वाले पंजाब के शिक्षा विभाग के अधिकारी बाबू नवीन चंद्र राय ने शिक्षा प्रचार पत्र पत्रिकाएं हिंदी में प्रकाशित किए। ये सारी हिस्सों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आपको इसमें एकोत्तरीय प्रश्न कैसे पूछे जाते यह तक हमने बता दिया है। इसके आगे के परिच्छेद को हमने आपको बताया कि और इस प्रकार से हिंदी के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी, एक ठोस पृष्ठभूमि तैयार कर ली इन सभी लोगों ने। जैसे ऐसे अवसर पर 1850 में आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता और भारतीय उत्थान के प्रतीक के रूप में माने जाने वाले बाबू भारतेंदु जी का जन्म हुआ। यह तो संयोग की बात रही कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु जी के गुरु रहे। भारतेंदु ने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के अतिरिक्त मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू आदि भाषाओं पर अपना अधिकार जमा लिया। भारतेंदु युगदृष्टा रहे, और वे जानते थे कि अंग्रेजों ने भारत की स्वाधीनता का अपहरण और आर्थिक शोषण किया। यह बात अभी आपको समझ में न आती हो तो देखिएगा, जैसे हमारा हिंदी साहित्य की इतिहास को आप लोग पढ़ोगे और उस समय में भारतेंदु युग को आपको जरूर पढ़ना होगा। जैसे कि यात्रा साहित्य में भी आपने पढ़ा है कि स्टार्टिंग हमारी भारतेंदु युग से हुई। याद आ रहा हो आपको तो फिर से याद दिला दे। तो भारतेंदु ने हिंदी के साथ साथ संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, उर्दू इन सभी भाषाओं का लगभग अध्ययन किया, और अध्ययन करते हुए एक ऐसा ठोस पृष्ठभूमि उन्होंने हिंदी के लिए तैयार कर दी, और जिस कारण लगभग सभी क्षेत्र में जहां से स्टार्ट होता है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो वहां पर उन्होंने भारतेंदु युग के नाम से, प्रेमचंद युग के नाम से वो ख्याति प्राप्त हो गए। तो अंग्रेजों के खिलाफ भी उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। वे जानते थे, क्योंकि भारतेंदु ने अंग्रेजों की कूटनीति को जाना था, पहचाना था, और जिस कारण उन्होंने अंग्रेजों ने भारत की स्वाधीनता का अपहरण और आर्थिक शोषण करने की जो बात कही थी वो जनमानस के सामने उन्होंने रखी, और उन्होंने एक ही वाक्य कहा, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी पैदे न विदेश। मतलब वो क्या करते हैं कि अंग्रेज राज जो चल रहा है वो हमारा सुख साज भोग रहा है, और वो क्या कर रहे हैं, तो हमारा पैदल, हमारा जो धन है वो विदेश पहुंचा रहे हैं। और वो कहते हैं कि अपनी उन्नति के लिए स्वदेशी वस्तुओं को हम सभी लोगों को महत्व देना चाहिए। अब देखिएगा कि जैसे वो कहते हैं कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। अब उन्होंने कहा कि निज भाषा की दृष्टि में कवि वचन सुधा, बाल बोधिनी जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, और साहित्यिक संस्था भी स्थापन कर दी गई। यहाँ तक हम लोग आए थे। यहाँ तक हम आप लोगों को समझ में आया बेटा? क्लियर हो रहा है सभी को? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, स्वातंत्र पूर्व काल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, 18वीं सदी से स्टार्ट करते जा रहे हैं, और हम अभी के जो हमारे महाराष्ट्र के जो ख्याति प्राप्त साहित्यकार है उन उन सभी तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पिछला इतिहास देखना पड़ेगा कि राष्ट्रभाषा आंदोलन की इतिहास कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो 18वीं सदी से स्टार्ट हुआ। फिर 18वीं सदी से आने वाले जितने लोग थे, जैसे मुस्लिम शासक थे, ब्रिटिश शासक थे, फिर वहां से चलते चलते हम बाबू भारतेंदु जी तक आ गए हैं। यहाँ तक यदि क्लियर हो गया हो आपको, आपकी आज्ञा हो तो हम लोग आगे बढ़े। बढ़ना है बेटा आगे। वेरी गुड।
तो इस आंदोलन में मतलब देखिएगा कि जैसे आंदोलनकारी लोग थे, उन सभी लोगों ने अपना-अपना आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। तो इस आंदोलन में तत्कालीन साहित्यकारों ने अपना सहयोग दिया और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना बंबई में की, तो बंबई के कई लोग उनके सत्याग्रह प्रकाश में या उनके उस आर्य समाज के आंदोलन में चले गए। भले वो लोग आर्य नहीं थे, लेकिन उन सभी लोगों ने हिंदी भाषा को आत्मसात करने के लिए, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के लिए हिंदी भाषा को सीखा। और मतलब तय है कि जैसे एक आदमी यदि एक वक्ता यदि चला जाता है, अपने मंच से बात करता है, तो सर्वसाधारण तौर पर सभी लोग उस व्यक्ति को फॉलो करते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ कि जैसे भारतेंदु जी ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया, कवि वचन सुधा के माध्यम से, बाल बोधिनी के माध्यम से, जब उन्होंने पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, साहित्यिक संस्थाओं को स्थापित किया, तो ऐसे आंदोलन में तत्कालीन साहित्यकारों ने पूरा सहयोग दिया। और 1857 के बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, हिंदी हिंदुस्तानी की पुकार उठी और जिन भाषा की उन्नति को ही सब उन्नति को मूल समझा जाने लगा। चारों ओर हिंदी की धूम मची, हिंदी का झंडा लेकर सब प्रचारों में सम्मिलित होने लगे। हिंदी इन्हीं परिस्थितियों में सन 1893 में काशी में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है बेटा कि 1893 में हिंदी की प्रचार प्रसार सभा कौन सी स्थापित हुई? तो हिंदी इन्हीं परिस्थितियों में सन 1893 में काशी में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। इसका प्रमुख उद्देश्य देश विदेश में हिंदी भाषा और नागरी लिपि का प्रचार करना था। केवल हिंदी को ही बढ़ावा देना नहीं, बल्कि नागरी लिपि, देवनागरी लिपि में लिखी जाती ना अपनी हिंदी, तो नागरी लिपि का प्रचार प्रसार करना उनका मूल उत्तराधिकार था और उसे उचित अधिकार दिलाने के लिए प्रयत्न किया जाने लगा। इसी प्रयोजन हेतु लोकमान्य तिलक ने जो जन जागृति हेतु केसरी मराठी वर्तमान पत्र शुरू किया, उस पत्र में हिंदी विभाग शुरू किया था, क्योंकि वे मानते थे हिंदी राष्ट्रभाषा बनने के सभी गुणों से युक्त है और धीरे धीरे हिंदी राष्ट्र की भाषा का रूप धारण करने लगी। और जब इस प्रकार से कार्य करना शुरू कर दिया, तब उन्होंने हिंदी को उसका प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए दक्षिण में मद्रास में महात्मा गांधी के योगदान से हिंदी प्रचार प्रसार की एक न्यू जनता के सामने रखी। और सन 1918 में इंदौर में संपन्न साहित्य सम्मेलन के 8वें अधिवेशन के अध्यक्ष पद के रूप में गांधी जी ने सम्मेलन अहिंदी प्रदेश में हिंदी प्रचार का दायित्व खोला और दक्षिण भारत का काम यहाँ से शुरू कर दिया। हिंदी भाषा युवक दक्षिण में अपना कार्यालय उन्होंने खोला। 1918 में वी रामास्वामी